जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है इस पे अपन डिस्कस करने वाले हैं इस 4-5 दिन के अंदर में क्या घटा है और क्या पॉलिसीज़ चेंज हुई है किस देश की, और क्या ये इफ़ेक्ट डालने वाला है इंडिया के ऊपर, और कौन से ग्राउंड पे कौन सा कंट्री बैटिंग कर रहा है इस टाइम पे। तो इस सिचुएशन में 3 कंट्री का मैं एक मेजर आपको बताता हूँ कि कौन सी 3 कंट्रियाँ जो गेम प्ले कर रही है इस समय। इसमें सबसे पहले यूएसए, अमेरिका, उसके बाद चाइना और उसके बाद है मिडिल ईस्ट। इस टाइम पे हम फ्रांस और यूरोपियन यूनियन को नहीं लेंगे इसमें, ठीक है। इसका रीज़न भी बताएंगे आपको कि क्या ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसको अभी नहीं ले रहा हूँ मैं। तो इस पर सबसे पहले आते हैं हम अमेरिका के ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका क्रेडिट लेने के चक्कर में था कि अमेरिका ने युद्ध विराम करवाया है, सीज़ फायर करवाया है दोनों के बीच में आके। तो वो क्रेडिट भी जयशंकर साहब ने अभी एक नीदरलैंड के अंदर अंदर बैठ के एक इंटरव्यू में कह दिया है कि इस बीच में कोई ट्रम्प की कोई भागीदारी नहीं है। तो अब वो ट्रम्प का जो एक ईगो है वो भी हर्ट हुआ है, ट्रम्प की जो डिप्लोमेसी है वो भी एक तरह से यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है कि किस प्रकार से कंट्री इंडिया, जिसको इतने सालों से अमेरिका अपने पावर के नीचे दबाता आया है, और सडनली अब वो इस तरीके से अपने डिसीजन ले रहा है कि वो किसी भी थर्ड कंट्री का इंटरवेंशन नहीं चाहता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो समझौता है उसके लिए जयशंकर साहब ने एक डायरेक्ट ये बात कही है इंटरनेशनल फोरम पे कि इंडिया किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहता है अपने दोनों देशों के बीच की बायलैटरल मीटिंग में। तो जो हमारी ये बायलैटरल मीटिंग होगी इसके अंदर में दोनों कंट्री आमने सामने होगी और दोनों कंट्री के थॉट्स होंगे, यानी कि इंडिया, सीधी सी बात है, इंडिया ने ऐसा थप्पड़ मारा इस टाइम पे पाकिस्तान को कि वो जो कंडीशंस इंडिया रखेगा उसको मानने के अलावा उसके सामने कोई और ऑप्शन नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर करवाया या इंडिया ने सीज़ फायर करवाया, इसका मायने नहीं है। मायने इस चीज़ का इस समय है कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो एक सस्पेंड किया था उसको लेके पाकिस्तान के अंदर में अभी किसी भी प्रकार की कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। तो ये डिस्कशन क्यों नहीं हो रही है और क्यों पाकिस्तान इस समय इस चीज़ को लेके अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर चेंज नहीं कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान अगर सीज़ फायर करवाया, अगर पाकिस्तान युद्ध जीत गया है तो आपने हमेशा देखा होगा कि जो आदमी युद्ध जीतता है उसकी टॉप होती है, उसकी कंडीशंस होती है, उसके ही हिसाब से रूल्स रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि जीतने वाले के हाथ में पावर होती है और वो अपने रेगुलेशंस वगैरह सब कुछ मानता है, मनवाता है सामने वाले से। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान ने कोई समझौता नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ इस बीच में नहीं आई है, डायरेक्ट सीज़ फायर रोक दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक बैक चैनल से कुछ गेम करने वाला है, जो कि आने वाले समय के लिए एक ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है। और इंडियन डिप्लोमेट को भी और इंडियन एजेंसी को भी ये पता है कि पाकिस्तान फिर से एक बहुत बड़ा ग्राउंड चैनल एक तैयार कर रहा है, जिसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, स्पाई, स्लीपर सेल्स, और एक ओन कंट्री मेड टेररिज्म, यानी कि खुद के अंदर ही खुद के देश में बैठ के अपने ही देश के लोगों से टेररिज्म करवाने का। तो ये एक फंडामेंटल और एक ये डिप्लोमेटिकली कहीं आप या आईएसआई का ग्राउंड एक चैनल है जो काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के द्वारा ये पता चल रहा है कि एक तो यूट्यूबर जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, उससे कई ज़्यादा ये ज्योति मल्होत्रा तो इसलिए न्यूज़ चैनल में हाईलाइट पे आ चुकी है क्योंकि ये एक ट्रैवल ब्लॉगर थी और इसके काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, तो इसलिए। अदरवाइज़ पूरे इंडिया के अंदर में अभी तकरीबन 600 से ज़्यादा स्लीपर सेल्स और इस तरह के लोग जो पाकिस्तान के लिए काम करते थे इंडिया के अंदर में, ये लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है भारत के वेरिएंट्स अलग अलग राज्यों से। और इसमें से जो ज़्यादातर लोग हैं वो बहुत छोटा काम करते हैं। कोई कुल्फ़ी बेच रहा है, कोई कबाड़ी का काम कर रहा है, कोई पंचर का काम कर रहा है, कोई इस तरह के काम कर रहा है, और कोई स्कूल के प्रिंसिपल है, बड़े सीटिंग चेयर्स पे बैठे हुए हैं। तो क्या ये एक जो ग्राउंड पे वर्क करके गई है आईएसआई, ये किस प्रकार से सक्सेसफुल हुआ है?
इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ। जब भारत ने पाकिस्तान के सिटीजन्स को भारत छोड़ने को कहा, तो उस समय जो लड़कियाँ पाकिस्तान की भारत के अंदर में थी और जो लड़के लोग या जो मर्द थे जो पाकिस्तान के थे, जो इंडिया में थे, तो ये लोग बेसिकली यहाँ पर इसीलिए थे कि ये लोग इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए थे, हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस के लिए थे, भारत की एक्टिविटीज़ के लिए थे, भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इस सारी जानकारी के लिए ये सब लोग यहाँ पर थे। इसमें हो सकता है कि एक दो लोगों ने शादी की हो, इस चीज़ का अपन एक तरह से मान सकते हैं शादी किया हो, बट मेन चीज़ जो थी वो यही थी कि किस प्रकार से भारत के डीप स्टेट के अंदर घुसा जाए, ट्रस्ट बनाकर एक फैमिली बनाकर। पाकिस्तान के लोग जो यहाँ रह रहे थे, जो 40-40 साल से यहाँ रहने के बाद भी इंडियन पासपोर्ट उनके पास नहीं था, और कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान के थे लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं अनलिमिटेड लॉन्ग टाइम वीज़ा के लिए को लेके, और यहाँ पर काम कर रहे थे। बेसिकली भारत अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को पकड़ नहीं पाया है, क्योंकि पाकिस्तान इस चीज़ को भांप गया था कि इतने सारे लोगों को अगर अंदर एंटर नहीं लिया इस टाइम पे, जब भारत ने इतने सारे लोगों को पाकिस्तान जाने को कहा, तो बेसिकली बहुत सारे जो स्पाई थे, जो एजेंट थे, वो इस टाइम पे पाकिस्तान जा चुके थे। तो इसलिए भारत को अभी थोड़ा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो ग्राउंड पे जो काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ इंडियंस हैं। करेक्ट। जो पाकिस्तानी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे इंफॉर्मेशंस के लिए, वॉरफेयर के लिए, वो अपना ग्राउंड यहाँ पर सेट करके गए हुए थे, और जाने के बाद भी उनके लिए लोग काम कर रहे थे यहाँ पर। तो ये होता है एक टेररिस्ट का या एक संगठन का किस तरह से ग्राउंड पे अपना एक बेस बनाया जाता है। इसको आप इस तरह से समझिए कि वहाँ से एक मैसेज आया, या वहाँ से जब ये लोग यहाँ पर इंडिया में काम कर रहे थे 7 मई से पहले जितने भी लोगों को जाना था, जो लोग गए और जो लोग यहाँ पर ग्राउंड बना के गए, उनका क्या वर्क था? उनका ये वर्क था कि एक रिलेशन बनाया जाए, उनको एक फ़ंड दिया जाए, उसके बाद उनको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाए, और उसके बाद उनसे काम निकलवा जाए। तो ये ऐसे होता है कि जैसे अपने को लगा कि एक कबाड़ी है एयरपोर्ट के आसपास, ट्रेन रेलवे के आसपास किसी सोसाइटी के पास में एक कबाड़ी वाला बैठा हुआ है, जैसे थॉट बता रहा आपको कि कैसे काम किया जाता है। तो वो कबाड़ी का एक काम होता है कि कोई ऑफिसर उस बिल्डिंग में रहता है, या कोई बड़ी इंटेलिजेंट एजेंसी का आदमी, या एनआई का आदमी, या अपने आरएनडब्ल्यू का कोई चीफ वहाँ रहता है। तो उसके टाइम टेबल को इनपुट और आउटपुट को रजिस्टर करने का होता है, यानी कि उसकी एक रेकी करनी होती है कि कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कितने बजे आते हैं, कौन क्या कैसे करके। तो इस तरीके से काम करने के लिए उसको फ़ंड तैयार किया जाता है। फिर होता है वेपन सप्लाई, या किसी तरह की इन्फॉर्मेशन से या कोई पैकेट सप्लाई करने का। इसमें हो सकता है कि नशा भी हो, या ड्रग्स हो, कोकीन वगैरह हो, आरडीएक्स हो, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इन लोगों के स्लीपर सेल्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। तो अब ये सप्लाई किसके द्वारा किया जाएगा? क्योंकि अगर कोई अननोन आदमी इस चीज़ को सप्लाई करेगा तो ऑलरेडी वो एक डाउट में आ जाएगा, तो वो लोग लोकल्स को यूज़ करते हैं। अब ये लोकल्स ट्रस्टेबल होते हैं, किसी भी बिल्डिंग में पहचान वाले होते हैं। मान के चलिए कोई पुराना पाव वाला है तो अपनी बिल्डिंग में बिंदास आ रहा है, जा रहा है, तो लोगों को पता है कि हाँ ये तो आता है, इतने सालों से आ रहा है, लेकिन क्या ट्रस्टेबल है, क्या वो सप्लाई कर रहा है? तो इस तरह से होता है, इस तरह के लोगों को टारगेट किया जाता है, इस तरह के लोगों से काम निकलवा जाता है। अब चलते हैं कि क्या पाकिस्तान फिर से अपने ग्राउंड पे बैठकर क्या इंडिया की पॉलिसी और इंडिया के डिप्लोमेट्स के द्वारा किए जा रहे इस एक घेराबंदी के लिए वो क्या करने वाला है? क्योंकि बेसिकली जो पाकिस्तान है वो इस टाइम पे किसी भी प्रकार की कोई टेरर को ख़त्म करने जैसी कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। एक रिसेंट वीडियो में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, 2 वीडियो के मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। इस पे एक है ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक अपना इंटरव्यू जस्ट दिया है 2-3 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि देखो वॉर में जो है वो अमेरिका हमेशा फ़ायदा उठा लेता दोनों तरफ से, और अमेरिका ने अब तक 260 जंगें लड़ी है, जिसमें उसने वो अपनी जंग जो लड़ता है उसकी जो वेपन इंडस्ट्री है, वो अपने वेपन इंडस्ट्री का जो हथियार है उसको बेचता है, और उन हथियारों से फिर वो पैसा कमाता है, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो अपने चरम सीमा पे है पहले से है, और उसकी जो वेपन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है उसकी जीडीपी में, और ये बात भी सच है। तो क्या पाकिस्तान यहाँ पर जो वॉर रुकी है इसके पीछे एक गेम है क्या यूएस का? तो मैं वही आपसे कहना चाह रहा था। F-35 जो फाइटर जेट है,
अमेरिका उसको बेचना चाह रहा था इंडिया को। इंडिया ने नहीं खरीदा। इंडिया ने रशिया का F-57 यानी कि 5th जनरेशन्स का एक जो फाइटर जेट है उसको खरीदने की एक डील हुई है। तो अब पाकिस्तान का ये बयान आना कि अमेरिका हमेशा अपने फ़ायदे देखता है, तो कहीं अमेरिका जो चाइना की इंटरवेंशन है, चाइना के जो हथियार है पाकिस्तान के पास, एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना से खरीदे हुए हैं पाकिस्तान ने, क्या यूएस अपने एयर डिफेंस सिस्टम बेचना चाह रहा है पाकिस्तान को? यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी एक फाइनेंशियल पाकिस्तान को तुरंत IMF से लोन दिलाना, ठीक है। तो इतना बड़ा $1 बिलियन का एक फ़ंड रिलीज़ करना पाकिस्तान के लिए, वो भी युद्ध के टाइम पे, और फिर ऊपर से पाकिस्तान का ये बयान आना कि अमेरिका जो है वो अपने फाइनेंस के लिए ये सब करता है। देखिए, इंडिया की तरफ से अमेरिका के लिए ये जो फाइनेंस करने वाली जो बात है, ये एक तरफ से मैं बता दूँ तो ये सही हो रही है, क्योंकि अमेरिका बेसिकली जो हमारा जो रफ़ेल है, ठीक है, वो रफ़ेल जो है वो रशिया बनाता है। तो अमेरिका इस टाइम पे उस न्यूज़ को प्रमोट कर रहा है जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमने इंडिया के रफ़ेल गिराए हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ताकि जो वेस्ट की कंट्रियां हैं उनके मन में ये डाउट आए कि जो रफ़ेल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है और उनको US मेड F-16, F-17 और ये F-35 वगैरह जो उनके हैं वो ख़रीदने चाहिए। बेसिकली US यहाँ पे अपने एक मार्केट बनाना चाह रहा है। तो चाइना और रशिया के साथ US की बनती नहीं है, दोनों के पास अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, अपने डिफेंस की सारी चीज़ें दोनों कंट्री बनाती है। और US इस चीज़ से लेके काफ़ी खफा है कि टैरिफ लगाने के बाद भी चाइना सरवाइव कर रहा है। इतना ज़्यादा टैरिफ लगाने के बाद भी चाइना सरवाइव कर रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो गाइस, उसके पीछे जो एक फ़िलॉसफी है, एक कारण है, वो है चाइना का दिया हुआ डेट दूसरी कंट्रियों को और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग। US के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ नहीं है। बेसिकली US मैन्युफैक्चर नहीं करता है, दूसरी कंट्री से उसका ज़्यादातर इंपोर्ट होता है, ख़रीदा जाता है, उसका निर्यात कम करता है, बेचता कम है। तो US जो चीज़ें बेचता है, बेसिकली US के अंदर बनी हुई चीज़ों का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, और फिर US की जो चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में जाती है उसका जो टैरिफ है वो भी बेसिकली 20% से 10% के ऊपर होता है। तो ऑलरेडी कोई महंगी चीज़ हो और उसके ऊपर टैरिफ हो तो वो चीज़ और महंगी हो जाती है। दैट्स द रीज़न कि अमेरिका कुछ चीज़ बनाता नहीं है, बेसिकली दूसरे देशों से ख़रीदता है। अब यहाँ पर गेम समझते हैं कि पाकिस्तान का ये बयान कहाँ तक सच होता है। तो ये देखिए कि एलन मस्क, आप डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर ब्लेम कर सकते हो, बट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी मेकर में एलन मस्क का नाम भी आता है। तो एलन मस्क का कहना है कि अगर एप्पल के CEO और एप्पल कंपनी इंडिया के अंदर आईफोन बनाती है तो हम उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा देंगे, यानी कि 25% उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो ये टैरिफ कहाँ के लिए लगेगा? देखिए, ये टैरिफ लगेगा US के अंदर में सिर्फ। दुनिया के देशों में एप्पल अपना आसानी से प्रोडक्ट बेच सकता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि अगर US ये थॉट रखता है तो इंडिया की जो ग्रोथ है उसके ऊपर एक रुकावट आएगी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है या डोनाल्ड ट्रंप का जो डिप्लोमेट्स का जो उनकी जो कंट्री की जो एक टीम है, जो ये नहीं चाह रही है इस टाइम पे कि इंडिया जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है या इंडिया की जो एक इकोनॉमी बढ़ रही है वो इस तरफ ग्रोथ कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कल के दिन जब हम लोग दूसरे तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, तो जब हम दूसरे नंबर पे आ जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत सारे डिसीजन होते हैं इंडिया उसको बाईपास कर सकता है। बाईपास यानी कि हम उसके डिसीजन को नहीं माने, ये हमारी मर्जी है। जिस हिसाब से रशिया करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर सैंक्शन लगाए तो कोई बात नहीं, रशिया को जो करना है वो करेगा। बाकी कंट्रियाँ जो है वो दब जाती है US के प्रेशर में और वो कर नहीं पाती है। तो US को आने वाले टाइम के लिए अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेगी एज ए इंडिया के खिलाफ। और US इस चीज़ को लेके फर्स्ट्रेट हो चुका है कि कोई ऐसी कंट्री जो आज से कुछ साल पहले हम जो कहते थे वो करती थी, हम जो डिसीजन लेते थे उसके आगे कभी कुछ भूलती नहीं थी, तो अचानक से जो ये हमारे फैसले नहीं मान रही है या हमारे द्वारा दिए गए सैंक्शंस को नहीं मानती है,
तो फिर वो जो यूएस के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि इंडिया को कैसे हर्ट किया जाए या इसकी इकोनॉमी को कैसे गिराया जाए, तो उसको लेके ये डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेप है कि अगर आपने मेक इन इंडिया आईफोन यहाँ लाया तो हम 25% टैरिफ लगा देंगे। तो अब आप ये गेम समझिए कि चाइना के साथ अमेरिका ने डील कर दी है, जो कि एक पहले भी मैंने सोचा था कि अमेरिका ये करेगा। चाइना के साथ अभी भी टैरिफ का जो है उसको लेके चाइना और अमेरिका के बीच में एक डील हो रही है, जिसको लेके चाइना का थॉट ये है कि भाई वेपन ख़रीदने का है यूएस के, ठीक है। और चाइना अपने प्रोडक्ट्स भी, जो चाइना की जो इकोनॉमी थोड़ा सा भी कमज़ोर हो चुकी है, तो उसको प्रोडक्ट भी सेल करने जहाँ उसकी यूएस के अंदर में जो उसके प्रोडक्ट जाया करते थे। अब यहाँ पर आते हैं पीछे एक हमारा पड़ोसी है मिडिल ईस्ट। पूरा मिडिल ईस्ट और इसराइल को अपन, इसराइल और फ़िलिस्तीन की वॉर को बीच में इन्वॉल्व कर देते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। तो फ़िलिस्तीन के ऊपर रफ़ा बॉर्डर पर 23 देशों का डेलीगेशन गया था, जिसमें इंडिया के भी लोग थे। इसमें इंडिया, चाइना, इसमें कोई भी मिडिल ईस्ट का डेलीगेशंस का अभी नाम नहीं आ रहा है, जिसमें कि 23 से क्रिश्चियन कंट्री और हिंदुस्तान को जोड़ के 23 कंट्रीज़ वहाँ पर डेलीगेशंस गई थी। इस डेलीगेशन में रशिया, फ्रांस, यूक्रेन, नीदरलैंड, अफ्रीका, तंजानिया, युगांडा, ये वेरियस कंट्रीज़ के 23 कंट्रीज़ के डेलीगेशन यूएनए ने भेजे थे। ये डेलीगेशन एक पीस कीप की तरह है, पीस कीपिंग फोर्स जो होती है, जो पूरी दुनिया में शांति के लिए काम करती है, ऐसा एक संगठन बना के भेजा था। तो ये जब इसराइल में गया था तो उस टाइम पे इसराइल ने इनके ऊपर हवाई फायर किया, और फिर अगले आज सुबह ही इसराइल ने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी है और ख़ुद से ही इन सबको वहाँ का जायज़ा लेने के लिए परमिशन दे दी है। तो क्या ये मैसेज देना चाह रहे थे इसराइल पूरी दुनिया को? तो इसका मैसेज का जो एक संदेश जो है पूरी दुनिया को ये जा रहा है कि आप 23 कंट्री के लोग ऐसा इसराइल को ब्लेम कर रहे हो कि आप लोगों की हत्या कर रहे हो या वहाँ पर जेनोसाइड हो रहा है, बट आप 23 कंट्री के लोग कोई भी मिडिल ईस्ट के उस संगठन यानी कि हमास के उस संगठन और उसके पीछे सपोर्ट करने वाले लोगों को टेबल टॉप के लिए नहीं लेके आ पा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमास के आतंकवादी संगठनों को जो बैकअप सपोर्ट मिल रहा है तुर्की, ईरान से, लेबनान से, सीरिया से तो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी मिडिल ईस्ट के कंट्री या जो एक संगठन वगैरह इनको पैसा दे रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, तो क्या आप लोग इनको, इस संगठन को, इनके जो हॉस्टेज इनको छोड़ने के लिए कहेंगे या इनसे टेबल पे बैठ के बात करने के लिए कहेंगे? अगर सीज़ फायर करनी है, क्या कंडीशंस है, किस चीज़ के लिए, क्या आप इनसे बात क्यों नहीं कर पा रहे? तो यहाँ पर फंडामेंटल सीधा है कि यहाँ पर एक रेडिकलाइजेशन का एक मूवमेंट है। एक ये जो हमास के लोग हैं ये बिल्कुल उस चरम सीमा पर है रेडिकलाइजेशन के कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है इस टाइम पे। तो ये सारा ब्लेम जो है वो इसराइल के माथे पे चला जाता है, और इसराइल का फंडा अभी सीधा है कि हमारे हॉस्टेज को छोड़ा जाए, उसके बाद आपसे बात की जाएगी। और क्या बात करनी है इसके ऊपर भी बाद में डिस्कस किया जाएगा, बहुत बारीकी से डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि इसराइल आने वाले टाइम के लिए अब इस चीज़ को ऐसे देखता है कि भविष्य में उसकी जो जनरेशन है वो सुरक्षित रहे और इसराइल का जो नाम है वो अस्तित्व में रहे। क्योंकि इस तरह का संगठन जो 3 साल से लगातार हॉस्टेज को बंधक बनाए हुए, किस प्रकार से उनको प्रताड़ना दे रहा होगा, किस प्रकार से उनको टॉर्चर कर रहा होगा, उसमें से कितना लोग टॉर्चर से ऐसा कि मर चुके हैं, कोई जिंदा है या नहीं है, किस प्रकार से उनके साथ बदतमीज़ी हो रही है, शारीरिक शोषण हो रहा है, इसके ऊपर कोई दुनिया बात नहीं कर रही है। क्योंकि वो एक संगठन है और उसके अंदर में एक रिलीजन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एक भावना है, जिसको लेके दूसरे धर्म के प्रति एक वो भावना है जिसमें वो उस धर्म के लोगों की जान की भी परवाह नहीं करता है। तो आप पूरी दुनिया इस चीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं कर रही? ये इजराइल का थॉट है। तो इजराइल अपने लोगों को लेके काफ़ी कंसर्न है और वो अपने लोगों को लेके कुछ भी और किसी भी हद तक जा सकता है। इसी बीच क्या होता है कि अमेरिका के अंदर में 2 इजरायली एम्बेसडर, एक लड़का एक लड़की, मेल और फीमेल, दोनों को एक टारगेट किलिंग करके सुबह 9 बजे उनको गोली से भून दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो अब जब इजराइल खुद सामने से यूएन के जो पीस कीपिंग के जो ये डेलीगेशंस हैं इनको इजराइल के अंदर एंट्री देता है और ख़ुद ये कहता है कि ठीक है आपको सर्वे करना है तो आप करिए,
कोई दिक्कत नहीं है। इसी दौरान ये फ़िलिस्तीन के सपोर्टर यूएस में उनके 2 एम्बेसडर को मार देते हैं। तो क्या इज़राइल या हमास के संगठन के जो लोग हैं ये नहीं चाहते इस टाइम पे कि सीज़ फायर हो या किसी भी प्रकार की शांति वार्ता हो, या तुर्की या ईरान जो इसके पीछे बैठे हैं, क्या ये लोग ये नहीं चाहते कि ये जो डेलीगेशन आया है ये किसी भी प्रकार के बीच में द्विपक्षीय बात रखे और 2 नेशन थ्योरी के ऊपर काम करे? और अगर 2 नेशन थ्योरी के ऊपर भी बात नहीं की जाए तो क्या जो यहाँ पर लोगों की लाइफ जो अभी पूरी एकदम खंडर हो चुकी है, इनको सही तरीके से दवाई खाना पीना, इनकी हेल्थ के ऊपर ये लोग काम करें? तो कहीं ना कहीं ये जो संगठन है वो इस चीज़ को बारीकी से देख रहा है और ये नहीं चाहता है कि इस प्रकार से कुछ हो। नहीं तो अमेरिका में बैठे 2 इज़राइल के एम्बेसडर की किलिंग करना, वो भी इस प्रकार से किलिंग करना, और किलिंग करने के बाद ये कहना कि इट्स फॉर गाज़ा, यानी कि ये मैंने गाज़ा के लिए किया है। तो कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता का जो एक यहाँ पर विचारधारा है और धर्म को लेकर जो एक विचारधारा है ये अब फॉरेन कंट्रीज़ में एंटर कर चुकी है। तो जो यूएस की एम्बेसी है या दुनिया में कहीं भी अगर इज़राइल की एम्बेसी है तो ये एक खतरे का निशान बनता है एज ए इज़राइल के सिटीजन्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पर गेम ये हो जाता है कि इज़राइल की एम्बेसडर को किलिंग करने का मतलब ये होता है कि इज़राइल को चैलेंज करना। इज़राइल अगर इन डेलीगेशंस को, जो एक शांति वार्ता के लिए आए हुए लोगों को, जब इज़राइल के अंदर से जब ये लोग वापस जाएंगे तो उसके बाद इज़राइल क्या ऑपरेशन करेगा ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि इज़राइल का अपना एक आदमी मरेगा मतलब वो फ़िलिस्तीन और गाज़ा की पट्टी को जो बचा खुचा हिस्सा है, ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा निपटा दे। क्योंकि इस समय वो इसलिए चुप है कि उसके कंट्री के अंदर में अभी 23 देशों के डेलीगेशंस आए हुए हैं, 23 देशों से लोग आए हुए हैं जो कि वहाँ का एक सर्वे कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो वहाँ पे लोगों की हेल्थ को लेके, वहाँ के स्ट्रक्चर को और वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़, एजुकेशन को लेके, बच्चों की हेल्थ को लेके एक सर्वे करेंगे। तो हो सकता है कि इस सर्वे में 1 या 2 दिन जाए, क्योंकि बड़ा एरिया है तो बारीकी से सर्वे करने में टाइम जाएगा। लेकिन ये ऑपरेशन करना कि इज़राइल के एम्बेसडर को मार देना, या तो इज़राइल को चैलेंज करने जैसा है या ऐसा शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। तो मुझे लगता है कि फ़िलिस्तीन के सपोर्टर या हमास के लोगों ने जिसने भी ये काम किया है ये एक बहुत सोची साची एक साजिश है कि ये वॉर नहीं रुकनी चाहिए। इसका रीज़न क्या हो सकता है तुर्की जानता होगा, ईरान जानता होगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट जो है बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा है। मिडिल ईस्ट में जैसे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ये सब कंट्रीज़ जो है बिल्कुल भी इसमें अभी इंटरफेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि यूएस ट्रंप ने अभी यहाँ का दौरा किया है। तो यूएस का जो एक दौरा मिडिल ईस्ट की कंट्री में है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ट्रंप ने अपना एक बैक चैनल तैयार किया है। ट्रंप ओपन हैंड है इज़राइल को, जो करना है करो, अपने लोगों के लिए जो करना है करो, और ग्राउंड पे जो भी होगा उसको अपन यूएस संभाल लेंगे। मतलब कि अब यूएस इस चीज़ को लेके भी कंसर्न हो चुका है कि हमास के लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हमास का जो आतंकवादी संगठन है वो किसी भी प्रकार से उसके जो कंडीशंस हैं उसको नहीं मानने वाला है। तो अब हमास के आतंकवादियों के चक्कर में या उनको लेके जो सिविलियंस की डेथ हो रही है उसकी जिम्मेदारी अब हमास के कंधे पे डाली जाने वाली है। और ख़ास करके मिडिल ईस्ट के उन कंट्रीज़ के ऊपर जो हमास के पीछे खड़े, जैसे तुर्की है, ईरान, लेबनान, ये 3-4 कंट्रीज़ जो है ये बिल्कुल भी हमास को एकदम इस टाइम पे यूज़ कर रही है। और इनका मकसद इस टाइम पे ये है कि जो लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है, और परमाणु हथियार बनाने के लिए ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं, इस दौरान क्या होगा कि ईरान बड़ी चालाकी से यूरेनियम वगैरह जो सप्लाई होती है परमाणु हथियार बनाने के लिए, जो प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं वो दूसरे देशों से ख़रीदेगा। जाहिर सी बात है कि इसको पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर सकता है। दूसरा रसिया है। रशिया का जो एक मिडिल ईस्ट के अंदर में जो एक इंटरवेंशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये पूरा जो मिडिल ईस्ट है, रशिया है, ये पूरा तेल प्रोड्यूस करता है, और रशिया के जो प्रोडक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट की कंट्री है इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है।
ठीक है। तो क्या रशिया से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा प्रोडक्ट जो परमाणु हथियार बनाने के लिए यूज़ किया जाता हो, ईरान और तुर्की इसकी एक सप्लाई चेन कर रहे हैं और इसको सप्लाई कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट्स में कंटिन्यू कामयाब हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस का यहाँ पर एक जो गेम था कि मैं पूरे मिडिल ईस्ट, सीरिया को, सऊदी अरब को एक साथ इकट्ठा करके ईरान को प्रेशराइज करेंगे और उसकी जो परमाणु बनाने वाली जो प्रक्रिया इसको रोका जाएगा या डिस्ट्रॉय किया जाएगा। और मुझे इस चीज़ की चिंता हो रही है कि ईरान इस चीज़ को कहीं ऐसा न हो कि इसी साल या 1-2 साल के अंदर में एक परमाणु परीक्षण करे। और ये पूरे, जब ईरान अपना एक परमाणु परीक्षण करेगा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में एक ऐसा थ्रेट खड़ा हो जाएगा जो कि आने वाले समय के लिए इजराइल के लिए नागासाकी और हिरोशिमा जैसा एक चैलेंज हो जाएगा। यस, ये एक भविष्य हो सकता है कि जब ईरान के पास परमाणु हथियार हो जाएंगे तो इजराइल की हालत आने वाले भविष्य में हिरोशिमा, नागासाकी जैसी होने वाली है। ये एक थ्रेट आप कल्पना से परे है, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जब यूएस जैसा विकसित देश नागासाकी और जापान के जैसे लोगों के ऊपर एक परमाणु परीक्षण करके उनकी ये दशा कर सकता है, तो जो एक रेडिकलाइज लोग होते हैं वो तो कुछ भी कर सकता है। ये आप बड़ी बारीकी से आप समझिए। अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश जो है इस टाइम पे किसी कठपुतली की तरह पाकिस्तान के और चाइना के हाथों पे नाच रहा है। तो इसका नाचने का जो ये नुकसान है, ये एज अ बांग्लादेश के सिटीजन को भुगतना पड़ेगा। मोहम्मद यूनिस का क्या है, कुछ टाइम के लिए अभी है, उसके बाद तो उतर जाएगा और ज़्यादा समय के लिए वो अपने आप को प्रधानमंत्री वहाँ पर इंटरम, ये एक ऐसा प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ की तरह है, किसी को भी उठा के बना लो। लेकिन पाकिस्तान और चाइना इस समय डायरेक्ट इंडिया के बॉर्डर एरिया से इंटरवेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि देखा जाए अभी तो ये एक थर्ड कॉर्नर तैयार कर रहे हैं। यानी कि अभी दोनों अपने काम पे लगे हुए हैं। इनका थर्ड कॉर्नर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया का जो बॉर्डर है और चाइना का जो बॉर्डर है, हम इस बीच में एक छोटा सा बॉर्डर क्रॉस करते हैं जिसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सबको पता है, इसको कहते हैं चिकन नेक, यानी कि एक गर्दन जैसा हिस्सा। तो ये जो 3 कंट्रियां हैं, क्या ये इंडिया को आने वाले भविष्य में देखिए क्या हो सकता है कि अरुणाचल को लेके चाइना का जो परसेप्शन है वो ये है कि चाइना का जो अरुणाचल वाला हिस्सा है वो चाइना का है, ठीक है, जो कि वो बार बार अपना एक मैप भी बनाता रहता है कि ये उसका पार्ट्स है। दूसरी चीज़ है जो अपना 7 सिस्टर है, जो कि मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, ये जो पार्ट है इसको लेने की कोशिश करने वाला है। तो बांग्लादेश का जो एक थॉट है कि उसको ग्रेटर बांग्ला बनाने का है। तो ग्रेटर बांग्ला में ये पूरा जो पार्ट है पुराने टाइम का, तो क्या ये इसको कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहा है। तो अब भारत के सामने चैलेंज क्या आता है। भारत अब सोच रहा है कि अब इसको कैसे टैकल किया जाए, लेकिन ये काम जो है बांग्लादेशी लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। अब मैं इस चीज़ को मैं एज अ इंडियन या इंडियन सिटीजन अगर मैं गवर्नमेंट में डिप्लॉय हूँ तो मैं क्या एक पॉलिसी बनाना चाहूँगा। भारत सरकार हो सकता है कि ऐसी पॉलिसी बना रही हो, लेकिन ये मेरी पॉलिसी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा पार्ट है, हमें वहाँ पर अपने जो लोकल्स हैं, यानी कि जो वहाँ के लोकल समुदाय, चाहे ट्रैवल्स हो, नॉन ट्रैवल्स हो, जिसका ज़मीनी हक है, जो जन्मसिद्ध अधिकार जिसका है, जो भारत का है, नागरिक है, हर उस नागरिक को और उस समाज को, वहाँ के हर एक समाज के अंदर में एक ऐसा संगठन बनाने का जो अपने समाज के लोगों की रक्षा के लिए काम करता हो, जो अपने समाज के हक के लिए बात करता हो, वो किसी भी रिलीजन से जुड़ा हो। रिलीजन हमारे लिए मैटर नहीं करता जब हमारा देश पहले आता है। तो अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नॉन ट्राइबल है तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आसामीस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इसका एक हर एक क्षेत्र में, अरुणाचल में, सिक्किम में, गंगटोक में एक ऐसा संगठन बनाना जो ज़मीनी तौर पे काम करता हो, जो सिविलियंस को इन्फॉर्म करता हो, या जो सिविलियंस के अंदर में एक इस तरह की भावना जगाता हो, जो सिविलियंस को वेपन अगर सप्लाई करने पड़े तो आई थिंक कि मेरी पॉलिसी में मेरा हर एक सिटीजन्स एक मिलिटेंट होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए मिलिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो ग्राउंड का जो वर्क होता है इसको गवर्नमेंट
गोलीबारी से या आर्मी की मदद से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बिकॉज वॉर जो होती है 2 कंट्री के बीच में होती है और वो एक बॉर्डर एरिया में होती है, उसकी एक अलग डेफिनेशंस होती है वॉर की। बट ये जो कोल्ड वॉर है, सिविल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, तो इसके लिए हमको अपने सिविलियंस को एक्टिव करना पड़ेगा। भारत सरकार इसमें बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा, लोकल संगठन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, और लोकल संगठन्स को अगर हो सके तो अगर वेपन भी सप्लाई करने तो वो भी करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या हमारी जो छोटी गवर्नमेंट्स के वर्कर है, जो पुलिस है, स्टेट की पुलिस है, एक वेरिफिकेशन, यानी कि बांग्लादेशी लोगों को और रोहिंग्या जो लोग हैं इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में इतने तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्याज़ हैं कि उतनी लोकल वहाँ की पॉपुलेशंस नहीं है। और ये एक डेमोग्राफिकली चेंज होता है जिसमें आप अनकंडीशंस अन सिचुएशंस में कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि अनकंडीशन सिचुएशन क्या होती है कि अगर सपोज़ बांग्लादेशी लोग किसी एक जुम्मे को नमाज़ पढ़ने के बाद, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, इस प्रकार से एक सडनली एक अटैक अगर सिटीजन्स के ऊपर करते हैं तो उस टाइम पे क्या एक्शन हैंड टू हैंड लिया जा सकता? नहीं लिया जा सकता, बिकॉज ऑफ 10,000 एक बांग्लादेशी जो कि एक फेक आइडेंटिटी को लेके हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये लोग उस 2 घंटे के अंदर में पूरा शहर जला के रातों रात भाग सकते हैं बांग्लादेश या म्यांमार, जहाँ से भी आए हुए। तो क्या इंडिया इनको आइडेंटिफाई करके इनको आउट ऑफ कर सकती है? तो एक रेडार ये है कि हमको ऐसे भी काम करना चाहिए। दूसरी बात है कि लोकल्स लोग जो है उनको ट्रेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो एक संगठन है जिसका काफ़ी चर्चा होता है भारत में, राष्ट्रीय सेवा संगठन, ये ज़मीनी तौर पर एक सेकुलर हिसाब से काम करता है, ये कभी एक मिलिटेंट की तरह काम नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो एज एक मिलिटेंट काम करता हो अपने देश के हित में। अगर आतंकवादी संगठन जो हैं वो अपने लिए दुनिया भर के मिलिटेंट्स खड़े कर सकते हैं, तो क्या हम अपने देश के लिए ऐसे मिलिटेंट खड़े नहीं कर सकते हैं जो हमारे देश की रक्षा करें? हमारे देश के अंदर में नक्सलवाद है, इनके पास हथियार आते हैं, इनको फंडिंग आ रही है, आईएसआई इनको फंडिंग कर रही है, दुनिया भर के संगठन्स थे जिनका अभी कंटिन्यू भारत सरकार ने इनको न्यूट्रलाइज़ किया है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में इतने सारे संगठन्स थे जो अलगाववाद समझ लीजिए या नक्सलवाद कर रहे थे। तो क्या जब ये लोग ये कर सकते तो क्या हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में जो हमारे इंडियंस लोग हैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने हक के लिए, अपनी ज़मीन के लिए मिलिटेंट नहीं बन सकते? तो इसके ऊपर एक भारत को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और ये लोगों को करना पड़ेगा एक्टिव। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा सिविलियंस मिलिटेंट में ना उतरे तो फिर आपको आर्मी की डिप्लॉय और अपनी एजेंसीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा, ताकि विदाउट सिविलियंस इंटरफेयर आप ये चीज़ें एब्जॉर्ब कर पाए और इन सब चीज़ों को ट्रैक कर पाए। तो आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट में क्या कंडीशन चेंज होने वाली है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्थ ईस्ट का यूट्यूबर जिसका नाम है बी बॉय, मैंने आपकी वीडियोस देखी है और आप जो कश्मीर में गए थे उसके बाद जो आपकी वीडियो थी और जो आपका थॉट है उसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक वीडियो बनाकर अपने पूरे 7 सिस्टर को, अपने पूरे भारत को, आपके जो 1 मिलियन के जो फॉलोवर हैं उनको एक मैसेज दें। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में एक, आप तो नहीं कर पाओगे शायद, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आपके ऊपर नहीं है, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक मैसेज करो कि जो आसामीस है, मणिपुरी है, नागालैंडी लोग हैं, जो नागालैंड के जो लोग हैं, जो उनकी जो ट्रैवल है, अलग अलग ट्रैवल्स हैं, वो सब अपने एक संगठन से बनाएं, एक ऐसा समूह बनाए जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समुदाय की रक्षा के लिए लड़ मरे, मिलिटेंट बने, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट अगेंस्ट गवर्नमेंट, नॉट अगेंस्ट इंडिया, ओनली अगेंस्ट अ टेररिज्म, ओनली अगेंस्ट अ रेडिकलाइज्ड लोग, और ओनली अगेंस्ट अ ये लोग जो इलीगल इमिग्रेशंस करते हैं एज अ माई कंट्री। अगर नॉर्थ ईस्ट में भी किसी की जान जाएगी तो उसका भी मुझे दुख होगा, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरी फैमिली है। सो दैट्स रीज़न आई वॉन्ट कि बी बॉय आप ये काम करें, एक छोटी सी वीडियो बनाएं 10-15 मिनट की, और एक पूरा आप चाहें तो एक कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम एक ग्राउंड पे कैसे काम करना है, हर एक चीज़ हम सरकार के भरोसे नहीं रख सकते। एज अ कंट्री मैन या अपने देश के भविष्य की अगर चिंता करें तो आने वाला भविष्य जो है वो हमारे हाथों पे है।
क्योंकि जाहिर सी बात है इस टाइम पे जो हम लोग एक सर्वाइव कर रहे हैं इस जगह से, ये आने वाले भविष्य में जब आतंकवादी संगठन या इस तरह के लोग जब बारीकी से, तब तक हमारा टाइम आएगा, तब तक बहुत डीपली घुस जाएंगे, तो हमें इस चीज़ को, इस कैंसर को ख़त्म आज से ही करना पड़ेगा। तो बी बॉय आपसे रिक्वेस्ट है कि, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके आसपास के कोई और यूट्यूबर्स हैं जो ये मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने लोकल्स लोगों में कि वी कैन डू इट एंड हम लोग ये कर सकते हैं, तो हम लोग इसको करना चाहिए। तो जय हिंद।